हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम पशु परिचर की भाग ब को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 हमने बना दिया है, ये पार्ट 2 है। देखिए, ये टॉपिक हमने करा दिया है विभिन्न नस्लों को लेकर, कृत्रिम गर्भाधान भी उसमें आ गया है, बधियाकरण भी आ गया है। आज हम बात करेंगे इनको लेकर, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रावण काल ये भी हो गया हमारा, स्वच्छ दूध उत्पादन ये भी हो गए, पशु कुक्कुट प्रबंधन ये आज हम करेंगे, संकर प्रजनन करेंगे। इनके बारे में अगर बात करें तो देखिए, संकर प्रजनन यानी नई नस्ल का उत्पन्न करना। देखते हैं इसके बारे में पूरा जो टॉपिक है, पूरी टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए संकर प्रजनन को बारे में बात करें, जब दो अलग अलग नस्लों के माध्यम से एक नई नस्ल तैयार किया जाता है तो उसे संकर प्रजनन कहा जाता है। ज़्यादातर अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो इनके अर्थ को लेकर ही पूछे जाएंगे, या तो ये परिभाषा दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये किसे कहा जाता है, तो हमें बताना है ये संकर प्रजनन है। इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो देखिए इनकी जो प्रमुख विधियां हैं ये बात करते हैं, लेकिन आप ये भी साथ में ध्यान रखें, नई उत्पन्न नस्ल की उत्पादकता में तत्काल वृद्धि देखने को मिलती है। देखिए इनकी जो प्रजनन की विभिन्न विधियां हैं, देखिए अंत प्रजनन, बहिर्प्रजनन, बहिर्संकरण और संकरण। जो संकरण है ये इनकी सर्वोत्तम महत्वपूर्ण विधि है, याद रखिएगा संकरण। और इसके बाद अंत प्रजाति संकरण, ये प्रमुख विधियां हैं पशु प्रजनन की। ये देखिए इन सब विधियों में संकरण सर्वोत्तम प्रजनन विधि है। अगर संकरण के बारे में बात की जाए तो इस विधि में दो भिन्न नस्लों के वांछित गुणों का बनने वाला संकर में संयोजन होता है। इस प्रकार बनने वाला हंकर हेटेरोटोरस प्रदर्शित होता है और पशुओं की अनेक उन्नत नस्लें इस विधि से विकसित की जाती हैं, जैसे करण, स्विच, सुनंदनीय गाय। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो ये इन दोनों को आप खास याद रखिएगा, और खास इसको सुनंदनीय गाय किस प्रजनन विधि का उदाहरण है, तो आपको संग्रहण बताना है। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ये पशु परिचर के भाग ब को पूरा कराएंगे। इसके बाद हमारा नया टॉपिक रहेगा पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन। इसको लेकर पूरी बात करते हैं, ये हमारे शॉर्ट नोट्स है। इसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू में आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसको लेकर ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं, लेकिन आप ये स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ ले। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। जो कुक्कुट पालन है और पशुपालन है, में प्रबंधन प्रणाली में समानता है दोनों में ही, पशुपालन और ये कुक्कुट पालन में, दोनों में ही संकरण से श्रेष्ठ जाति प्राप्त की जाती है। याद रखिएगा, तो श्रेष्ठ जातियाँ प्राप्त की जाती हैं इनके संकरण से, दोनों में ही ये इनकी समानता है, ताकि उनसे मानव के लिए उपयोगी खाद्य प्राप्त किए जा सके और मात्रा और गुणवत्ता में श्रेष्ठ हो। दोनों को ही अनेक कारणों से अनेक रोग हो जाते हैं, पशुपालन में भी और कुक्कुट पालन में भी अनेक रोग हो जाते हैं। उनके बचाव के लिए उचित प्रबंधन किए जाने आवश्यक है। दोनों के पालन में ध्यान देना परम आवश्यक है, इससे उनकी मृत्यु दर में कमी हो जाती है। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। आपको याद क्या रखना है कि जैविक अपशिष्ट क्या क्या है, तो वो देखिए, सामान्य पशु फार्म से निकलने वाले अपशिष्ट जैसे गोबर, मूत्र, नाल, मृत जन्म, पोस्टमार्टम मलबा, बिस्तर, चारा अपव्यय, दूध, घर का कचरा। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि इनमें से कौन से अपशिष्ट हैं, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। अगर पूछा जाए इनमें से कौन सा नहीं है और कुछ दूसरा दे दिया जाए, तो आपको याद रखना है कि ये हैं और एक नहीं है, तो आपको इनकी पहचान होनी आवश्यक है। मृत पशु, पक्षी, बाल, खूर, सिंह आदि ये जो भी हैं, ये अपशिष्ट हैं जिनका उचित प्रबंधन पशु फार्म की महत्वपूर्ण चुनौती है, याद रखिएगा। और ये पर्यावरण में भी बहुत ही आक्रामक चिंता है। इनकी आक्रामक गंध के साथ वायुमंडल हवा को प्रभावित करता है। बड़ी मात्रा में CO2 और अमोनिया का उत्सर्जन होता है। इससे जो अपशिष्टों से कौन सी गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन होता है, तो CO2 और अमोनिया, ये दोनों गैसें हैं, आपको याद रखनी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये हवा जो अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस को प्रभाव में योगदान करता है। इसके बाद हमारा नया टॉपिक रहेगा संतुलित पशु आहार। देखिए इसके बारे में पूरी बात करते हैं। पशु पोषण
हमारे प्रदेश में पशुपालन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों के लिए एक पुराना व्यवसाय है। गांव में किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार 2 या 3 गाय भैंस और 1 या 2 जोड़ी बैल जरूर पालता है। पशुपालन करने में कुल लागत 60 से 70% पशुओं की खिलाई बिलाई पर ही खर्च हो जाता है। ऐसे में यदि हम पशुओं को आहार देने के नियम का पालन करें तो हमें कम खर्च में अधिक दूध उत्पादन प्राप्त हो सकता है। ये तो था इसकी जो अर्थ था, उसमें क्या आता है। अब देखते हैं पशु आहार को देने के नियम। इसके 3 घटक होते हैं। परीक्षा में यही पूछा जाता है 3 घटक क्या क्या है पशु आहार के लिए। हरा चारा, सूखा चारा और पशु आहार रातिब मिश्रण। पशुओं को स्वस्थ रखने और उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए हरा चारा अति आवश्यक है। पशु इसे छांव से खाते हैं, आसानी से पचाते हैं। इसके बाद इसी लाइन में बात करें तो चारा का विकास, इसको बारे में बात करते हैं। देखिए, ऐसी भूमि जहाँ पर घास प्राकृतिक रूप से उगी हुई हो, मनुष्यों द्वारा उगाई गई हो, वह घास पशुओं को चरने में काम आती है, चारागाह कहलाता है, याद रखिएगा। वर्षा तथा मिट्टी में उपस्थित नमी का चारागाह के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण महत्व है। रेगिस्तान जैसे सूखे स्थानों में जहाँ वर्षा का अभाव रहता है, भूमि बहुधा कार्बनिक द्रव्य नाइट्रोजन में कम होकर कैल्शियम में अधिक हो जाती है। इसमें कोई सवाल ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट बनता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखने के लिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए, आगे बात करते हैं स्वस्थ एवं बीमार पशु की पहचान करना। तो देखिए, रोगी और जो सही पशु हैं उनकी पहचान कैसे करते हैं। तो स्वस्थ होते हैं वो देखिए सदैव सजग और सतर्क रहते हैं, और जो बीमार होते हैं इतने सतर्क नहीं होते हैं और सुस्त रहते हैं, और चमड़ी खुरदरी बिना चमक की होती है, याद रखिएगा। इनकी जो चमड़ी है चमकीली होती है और इतना सतर्क होता है और सुस्त रहता है। देखिए, पीठ को छूने से चमड़ी थरथराती है, और जो बीमार होते हैं उनमें कोई भी चेतना नहीं होती है। जो सही होते हैं सीधी तरह उठते बैठते हैं, और जो बीमार होते हैं उठने बैठने में कठिनाई होती हैं। जो सही होते हैं स्वस्थ होते हैं, आंखें चमकीली और साफ होती हैं। जिनमें बीमार होते हैं वो आंखों में कीचड़ रहता है उनके। इसी लाइन में अगर हम पहचान करें तो देखिए, जैसा कि हमें पता ही है कि जो बीमार होते हैं उनको श्वास लेने में कठिनाई होती है, और जो सही होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। जो बीमार होते हैं उनके गोबर मूत्र का रंग सामान्य नहीं रहता है, और गोबर पतला एवं कड़ा एवं गठयुक्त प्राय दुर्गंध युक्त होता है। मैं जो बीमार है उनकी पहचान बनाता हूँ, जो स्वस्थ है इनका विपरीत हो जाएगा। जो नाक पर पानी की बूंदें होती हैं इनके, फिर चारा कम है, बिल्कुल नहीं खाते हैं, एकदम खाना खाते ही नहीं है, और जुगाली कम करता है और बिल्कुल भी नहीं खाता है। इस बिंदु का आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। ये भी बीमार पशु की एक पहचान का है। देखिए, खुरों का आकार बदा होता है, सामान्य नहीं होता है। पानी कम अथवा नहीं पीते हैं, ये भी याद रखें। और मूत्र कठिनता से या रुक रुक कर होता है। देखिए, जब पशु बीमार होता है तो शरीर पर मक्खियाँ बैठने पर वो पशु ध्यान नहीं देता है, और थन व स्तन का असामान्य होते हैं, और नाड़ी की गति मंद या तेज चलती है जब पशु बीमार होता है। अगर हम बात करें पशुओं में अंत या बाह्य परजीवी रोग, तो सबसे पहले है बात करते हैं विषाणु जनित जो रोग है उसके बारे में। तो मुंह व खुर की बीमारी है ये विषाणु जनित रोग, जिसमें क्या होता है। देखिए, सूक्ष्म विषाणु से पैदा होने वाली बीमारी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे खरेड़ू, मुँह पका, खुर पका, चपका, खुरपा। ये मुंह व खुर की बीमारी है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में ये दूसरा है। देखिए, पशु प्लेग, रिंडर पेस्ट कहा जाता है जिसे। ये रोग भी एक विषाणु से पैदा होने वाला छूतदार रोग है, जो कि जुगाली करने वाले लगभग सभी पशुओं को होता है। जुगाली करने वाले सभी पशुओं को होता है, याद रखिएगा। अगर सही गलत में भी पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है। इनसे पशु को तीव्र दस्त, पैचेस लग जाते हैं। ये रोग स्वस्थ पशु को रोगी पशु के सीधे संपर्क में आने पर फैलता है। ये संक्रामक भी होता है, याद रखिएगा। इसके बारे में बात करें, देखिए, पशुओं में पागलपन या हलक जाने का रोग रेबीज। इस रोग को पैदा करने वाले सूक्ष्म विषाणु हल्काए कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गिद्दर, लोमड़ी, नेवले के काटने से स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं तथा नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचकर बीमारी के लक्षण पैदा करते हैं। रोगग्रस्त पशु की लार में यह विषाणु बहुतायत होता है।
विषाणु जनित के बाद हम बात करेंगे जीवाणु जनित जो रोग हैं उनके बारे में। जीवाणु जनित में क्या है, देखिए गलघोंटू HS गाय भैंसों में होने वाला एक बहुत ही घातक छूतहा रोग है जो कि अधिकतर बरसात के मौसम में होता है। गोपसुओं की अपेक्षा भैंसों में ये अधिक पाया जाता है गलघोंटू, याद रखिएगा। जीवाणु जनित में जो दूसरी बीमारी है लंगड़ा बुखार ब्लैक कार्टर। जीवाणुओं से फैलने वाला ये रोग गाय और भैंसों दोनों को होता है, लेकिन गोपसुओं में ये बीमारी अधिक दिखाई देती है। इससे अच्छे स्वस्थ पशु ही ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। इसके आगे बात करें तो ब्रूसिलोसिस पशुओं का छूतहा गर्भपात। जीवाणु जनित इस रोग में गोपसुओं तथा भैंसों में गर्भावस्था में अंतिम त्रैमास में गर्भपात हो जाता है। ये रोग पशुओं में मनुष्यों में भी पाया होता है, आ सकता है। पशुओं से मनुष्यों में भी आ सकता है ये रोग। मनुष्यों में उतार चढ़ाव वाला बुखार है नामक बीमारी पैदा करता है। अल्यूलेंट फीवर है, ये बीमारी पैदा करता है। ये याद रखिएगा, जब मनुष्य इन पशुओं के संपर्क में आता है ब्रूसिलोसिस बीमारी के साथ, तो ये मनुष्य में अल्यूलेंट फीवर नामक बीमारी पैदा करता है। इसी लाइन में बात करें तो रक्त प्रोटोजोआ जनित रोग बबेसियोसिस अथवा टिक फीवर, पशुओं के पेशाब में खून आना। ये बीमारी पशुओं में एक कोशिकीय जीव जिसे प्रोटोजोआ कहते हैं से होती है। बबेसिया प्रजाति के प्रोटोजोआ पशुओं के रक्त में सिसड़ियों के माध्यम से ये प्रवेश किया जाता है। वे रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं के जाकर अपनी संख्या बढ़ने लगते हैं। जो भी सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, उसको आप खास ध्यान रखिएगा। ये आप अपने ध्यान में जरूर रखें। सब आपको इन बीमारियों के नाम याद रखने हैं और किन से क्या होता है वो आप थोड़ा याद रखें। बाह्य एवं अंतःपरजीवी जनित रोग, पशुओं के शरीर पर जुए चिचड़ी पिछुओं का प्रकोप। पशुओं के शरीर पर बाह्य परजीवी जैसे जुए पिछू चिचड़ी आदि प्रकोप पर पशुओं का खून चूसते हैं, जिससे उनमें खून की कमियां हो जाती हैं, वे कमज़ोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं पशुओं में अंतःपरजीवी प्रकोप के बारे में। तो देखिए, पशुओं की पाचन नली में भी अनेक प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं जिन्हें अंतःपरजीवी कहते हैं। ये अंदर की तरफ होते हैं। ये पशुओं के पेट आंतों यकृत उसके खून व खुराक पर निर्भर करते हैं, जिससे पशु कमज़ोर हो जाते हैं तथा वह अन्य बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। बात करते हैं पशुओं के टीकाकरण के बारे में। देखिए, जो पशुओं का टीकाकरण है, घरेलू पशुओं में टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोगों से उनका बचाव किया जाता है, इसलिए वो टीकाकरण किया जाता है। घरेलू पशुओं में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। टीकाकरण वैक्सीन टीके पशुओं के शरीर में प्रभावी त्रिदोषण या कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा की विकसित कर पशुओं की विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती हैं। वैक्सीन पशुओं के शरीर में कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता। देखिए, जो पशुओं के टीकाकरण होता है उसके दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो रोगी दुर्बल एवं वृद्ध पशुओं का टीकाकरण नहीं करना चाहिए। और टीकाकरण के बाद 2 सप्ताह तक पशुओं के उपचार हेतु जो एंटीबायोटिक सल्फा औषधि है और कृमिनाशक तथा प्रतिरक्षा दमनक दवाओं का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, इसमें आपको क्या याद रखना है, पालतू पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए जो टीकाकरण सारणी है, जैसे बीमारियां हैं गलघोंटू जो गाय भैंस भेड़ बकरी और सूकर में हो जाती हैं, उनके लिए ये वैक्सीन है। ये खुराक है, कितनी खुराक देनी है और ये कहाँ लगाई जाती है, तो खाल के नीचे लगाई जाती हैं ये फिटकरी सादृत, और मांस के गहरे अंदर लगाई जाती हैं। कब लगानी है उसके बारे में बात करें तो देखिए, ये प्रथम 6 माह की उम्र में और तत्पश्चात 6 माह के बाद में लगाई जाती है। प्रथम बार 6 महीने की उम्र में और तत्पश्चात हर 9 महीने के बाद ये लगाई जाती हैं, याद रखिएगा। सवाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखें। ये जो भी वैक्सीन है और जो लगाई जाती है उनके बारे में है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। वैसा कि इसमें से सवाल आता नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं वो बताता हूँ ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो।
ये कुछ बीमारियां हैं जिनके फ़ोटो भी हैं साथ में, और वैक्सीन और कब लगानी है वो बताया गया है। अब बात करते हैं जो टीकाकरण के फ़ायदे क्या हैं, उनके बारे में। तो टीकाकरण है ना, संक्रमण के दौरान रोगों से हमारे जानवरों की रक्षा करता है। टीकाकरण के द्वारा जेनेटिक बीमारियों का पशुओं से मनुष्यों में संक्रमण को रोका जाता है। टीकाकरण संक्रामक रोगों से जुड़े उपचारों की लागत को कम कर किसानों पर आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पशुधन प्रचार को लेकर। पशुधन प्रचार में क्या आएगा देखिए, पशुधन प्रचार अधिकारियों का काम पशुओं का प्राथमिक इलाज, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, पशुपालन विभाग की योजना को प्रचार प्रसार करना, लेकिन टीकाकरण के अलावा ये कोई काम नहीं कर पाते। पशुपालन विभाग में पशुधन प्रचार अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी संवर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा एकमात्र तकनीकी संवर्ग है। अब जो आपके परीक्षा में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे उनके आपको अर्थ याद रखने हैं, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपको ये सभी याद रखने हैं। पशुगणना 2019 के अनुसार 568.01 लाख पशुधन, देश का कुल 10.66%, 146.23 कुक्कुट, देश का 7% गोवंश, 12% भैंस, 14% बकरियां, 11% भेड़, 84% ऊँट। देश के दूध उत्पादन 14.63% और ऊन उत्पादन 42%। अब ये जो टॉपिक है इनमें से आपके सवाल जरूर आएगा, जरूर आएगा। इससे पहले जो भी बताया उनके आपको अर्थ जानने हैं, ताकि अगर सवाल आए तो आप कर सके, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इससे आपको देखिए, वर्ष 2022-23 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम। तो देखिए प्रमुख कदम क्या क्या हैं पशुपालन विभाग द्वारा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM, इसके तहत राजस्थान में नस्ल सुधार योजना संचालित हुई है। याद रखिए, नस्ल सुधार योजना NLM राष्ट्रीय पशुधन मिशन द्वारा भेड़ व बकरी वंश हेतु प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ है। फिर केंद्र एवं राज्य का ये प्रतिशत 60% केंद्र का और 40% राज्य का। वर्तमान में 9 जिलों में संचालित हैं ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन। देखिए, राष्ट्रीय पशुधन मिशन नाथद्वारा में राजसमंद में एक किसान प्रशिक्षण संस्था स्वीकृत हैं। कहाँ पर? नाथद्वारा में, राजसमंद में एक किसान प्रशिक्षण संस्था स्वीकृत हैं। अगर पूछा जाए तो नाथद्वारा राजसमंद, याद रखिएगा। ऊँट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए ऊँट प्रजनकों को किस्तों में 10,000 की वित्तीय सहायता और 15,000 ऊँट प्रजनक लाभान्वित हो गए। आपको ये याद रखना है, ये सवाल पूछा जा सकता है। एक किसान प्रशिक्षण संस्था स्वीकृत है तो वो नाथद्वारा राजसमंद में। इसके बाद देखिए, जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं ये सभी याद रखते हैं। उष्ट्र विकास योजना, तो ये इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2016 को हुआ। इसका उद्देश्य क्या था उष्ट्र का? तो देखिए, नाम से जैसा पता लग रहा है, ऊँटों का संरक्षण, ऊँटों की संख्या में वृद्धि और ऊँट पालकों को प्रोत्साहन देना है। फिर देखिए, नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना, नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना प्रारंभ इसका हुआ था 29 अगस्त 2019 को। 90:10 में सरकारी सहायता होती है और 16 नंदी गौशाला स्थापित की जा चुकी हैं। देखिए, देवनारायण आवासीय योजना, जिसका प्रारंभ हुआ था 2020 में और देश की पहली ऐसी योजना जिसमें पशुपालकों को एक ही स्थान पर दूध संकलन, विपणन एवं संस्करण की सारी सुविधा प्रदान की जाती थी। अगर पूछा जाए, देखिए साथियों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अगर सवाल दिखे तो ये है, आपको ये याद रखना है। देवनारायण आवासीय योजना के तहत देश की पहली ऐसी योजना ये जहाँ पर पशुपालकों को एक ही स्थान पर दूध संकलन, विपणन और संस्करण की सारी सुविधा प्रदान की जाती हैं। किस योजना के तहत? तो ये देवनारायण आवासीय योजना के तहत। इसके बारे में आगे बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवाई योजना, जिसमें जो 15 अगस्त 2012 को ये प्रारंभ हुई और जिला स्तर पर जिला पशु औषधि भंडार की स्थापना कर पशु रोगों की औषधियों का निःशुल्क वितरण है ये। इनमें आगे बात करें तो देखिए, भामाशाह पशु बीमा योजना,
23 जुलाई 2016 को ये प्रारंभ हुई भामाशाह पशु बीमा योजना। और इसमें क्या है तो देखिए, भामाशाह कार्ड धारक पशुपालकों के पशुओं का अनुदानित प्रीमियम दरों पर बीमा करते हैं और SC ST या BPL को 70% या सामान्य श्रेणी को 30%। आगे बात करें तो देखिए, राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना 1 जनवरी 2022 से ये लागू हुई है। दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 5 लाख एवं आंशिक स्थायी विकलांगता पर 2.5 लाख बीमा राशि का प्रावधान है। ये मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना जो 1 फरवरी 2019 से ये प्रारंभ हुई है। 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान राशि राजस्थान सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। सवाल पूछा जाए, 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से जो अनुदान राशि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, ये किस योजना के तहत है? तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत। आगे बात करें देखिए योजनाओं में, तो फूड एंड माउथ डिजीज भारत सरकार की ये योजना है, 2010 से प्रारंभ हुई है। केंद्र एवं राज्य का 60:40 है। गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना 1 अप्रैल 2018 से ये प्रारंभ है। उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य आपको सबके याद रखने, उद्देश्य ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना, याद रखिए, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना के उद्देश्य हैं। एक गौशाला में एक बायोगैस संयंत्र लगाया जाएगा। इसकी लागत का 50% या अधिकतम 40% लाख या अधिकतम 40 लाख का अनुदान। आगे देखिए, सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा दुग्ध उत्पादों का बीमा किया जाता है। 70वां चरण 15 अक्टूबर 2022 से ये प्रारंभ हुआ है जोधपुर नवा में पशु महाविद्यालय से। गौपालन विभाग स्थापना 13 मार्च 2014 के द्वारा। वध से बचाए गए बड़े मवेशियों के लिए 40 रुपये प्रतिदिन, छोटे मवेशियों के लिए 20 रुपये प्रतिदिन की सहायता। अब बात करेंगे राजस्थान के पशु मेलों को लेकर। यहाँ से आपके ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। इसका आगे पार्ट रहेगा पार्ट 3 आपको जल्दी देखने को मिलेगा। आप चैनल से बने रहिएगा। पशु परिचर का पार्ट भी पूरा कराया जाएगा। आपके कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएंगे। आप चैनल से बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।